गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविरल शर्मा और मैं आज आपसे बात करूंगा एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे सीटेट में। सीटेट का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, हमारी सोशल साइंस पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड मैथ्स में भी ये पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से हमारे पांचों सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद इससे बाहर नहीं जाने वाला, इस वीडियो से बाहर आपका सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बस ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पसंद आए तो प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे जो एनसीईआरटी है उसने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को प्रकाशित किया था। ये चौथा फ्रेमवर्क था और इससे पहले तीन फ्रेमवर्क जो मैंने ईयर रेड से दे रखी हैं आपको 1975, 1988 एंड 2000 में, वो पहले आ चुके हैं हमारे। तो ये चौथा था एनसीएफ 2005, बट बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में। ये क्या बोलता है और बच्चों की शिक्षा की रूपरेखा किस प्रकार तैयार करता है। तो देखते हैं हम। पहला पॉइंट है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसका जो पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि किसी भी बच्चे को अगर हम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तो हमें स्कूल के बाहरी जीवन से उसे जोड़ना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हम अगर किसी बच्चे को हम भिन्न सिखा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हों। जैसे कि अगर आप भिन्न सिखा रहे हैं गणित में तो आप उसको एक सेब के माध्यम से या एक अमरूद के माध्यम से सिखा सकते हैं। उसके 4 पीस कर दीजिए और 4 भागों को बता दीजिए। इस प्रकार से आप उसको भिन्न सिखा सकते हैं। तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना अति आवश्यक है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को ऐसे नहीं है कि हमें बच्चे को रटाना है, हमें बच्चे को समझाना है। हमें ये नहीं है कि वो रट ले और परीक्षा पास कर ले। परीक्षा पास करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ज्ञान को अर्जित करने के बाद उसे अपने उपयोग में लाना। तो पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना एनसीएफ 2005 का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। थर्ड पॉइंट हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। जो भी हमारा पाठ्यचर्या होगी, जो भी हमारी करिकुलम होगा, वह सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वो पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। उसको बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, उसको रटंत प्रणाली से बच्चों को अनुसंधान करने देने चाहिए। ये बाल केंद्रित शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देता है एनसीएफ 2005। हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें, फोर्थ जो हमारा फीचर है वो है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो गतिविधियों से हमारा आशय है कि मान लीजिए हम किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो हमें कुछ उसको प्रैक्टिकल करा के, उसको किसी प्रयोगशाला में भेज के उसे चीज़ें करानी चाहिए। मान लीजिए हम अगर कुछ पर्यावरण के विषय में सिखा रहे हैं बच्चों को तो हमें उसको टूर पे ले जाना चाहिए, उसको कहीं भ्रमण पे ले जाना चाहिए जिससे कि वो बाहरी दुनिया से सीख सके। तो गतिविधियों को सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा कक्षा कक्ष में गतिविधियों को सम्मिलित करना। ये एनसीएफ का इम्पोर्टेंट फीचर है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। ये हमारा फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी विद्यार्थी उसमें राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान की भावना जागृत होनी चाहिए। हमें एक ऐसे विद्यार्थी को तैयार करना है
तो ये फिफ्थ पॉइंट है। और जो ये सैलिएंट फीचर्स हैं, ये आपके 5 प्रिंसिपल्स भी हैं। दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये NCF 2005 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, किन चीज़ों पर यह केंद्रित है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो जो हमारा पहला इसमें पॉइंट है, जो पहली जो हमारा पॉइंट है वो है बिना किसी दबाव के सीखना। बच्चों को एक आनंदपूर्ण अनुभव देना चाहिए, उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जैसा आप सब जानते ही होंगे कि अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपते हैं तो वो उसमें उतना रुचिपूर्ण कार्य नहीं करता है। तो इसके लिए उसको एक आनंदपूर्ण वातावरण देना चाहिए। वो जैसे सीखना चाहे, सहयोग के द्वारा, मान लीजिए कैसे भी वो सीखना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अधिगम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि प्रेशर से सिखाना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन हम बात करते हैं परीक्षा के लिए आधार के रूप में पाठ्य पुस्तकों से दूर हो जाएं। हमें परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक ही ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए अगर हमने कोई करिकुलम या कोई पाठ्य पुस्तक से कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने जो हमारा जवाब दिया वो उसने अपने बाहरी जीवन से दिया, या उसने कोई उदाहरण दिया वो बाहरी जीवन का दिया, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसने पाठ्य पुस्तक को छोड़ दिया और ये जवाब इसलिए गलत हो जाता है। तो हमें बच्चे की क्रिएटिविटी को पूरा महत्वता देते हुए ध्यान में रखना चाहिए और परीक्षा के लिए आधार बाहरी जीवन को बनाना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तकों को। उनके तनाव को कम करने में हमें मदद करनी चाहिए। और इस NCF ने इसलिए पाठ्यक्रम के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया था। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बच्चों को आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत गरिमा की भावना तैयार करनी चाहिए। बच्चों में आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत गरिमा की भावना तैयार करें, जो सामाजिक संबंधों का आधार होगा और पूरे समाज में एकता और अहिंसा की भावना का विकास करेगा। तो बच्चे को हमें आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास करना चाहिए, उसके व्यक्तिगत विचारों का सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी सामाजिक संबंध होंगे और हमारे समाज में व्याप्त वैमनस्यता दूर होगी, हमारे समाज में प्रेम बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी और अहिंसा की भावना का विकास होगा। जब कोई भी आत्मनिर्भर होगा तो इससे हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, बहुत सी बुरी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सीखने के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आने के लिए सार्वभौमिक नामांकन को बढ़ावा देना और रिटेन करना। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है? सीखने के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण, बाल केंद्रित दृष्टिकोण से हमारा मतलब है कि बच्चे को अगर हमें कुछ भी सिखाना है तो उसके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चा जैसे सीखना चाहे उसे वैसे सिखाना चाहिए, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे कोई भी विचार दे रहा है या सही है या गलत है तो उसको सम्मिलित करना। बच्चा जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी टीचर से तब तक आप उसे अच्छे से नहीं सिखा सकते हैं। और NCF शिक्षक को एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सुविधा देने वाले के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि एक शिक्षक के रूप में। क्योंकि शिक्षक का कार्य बच्चों को सुविधा देना है, ना कि उन्हें एक शिक्षक की भांति डांटना। तो देखते हैं सार्वभौमिक नामांकन क्या होता है। सार्वभौमिक नामांकन का अर्थ है कि हमें उन्हें किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे के लिंग, जाति, उसके संस्कृति के लिए उसे भेदभाव न करके उनको नामांकन देना चाहिए। और अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं रिटेन करना चाहिए, ना भी अच्छे हों तो उन्हें रिटेन करना चाहिए, ना कि उनसे बोल देना चाहिए कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप घर बैठिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल केंद्रित दृष्टिकोण अगर आपके समझ में आया हो तो आ गया हो तो मुझे लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बारे में बात करते हैं। P नाइक करके एक बंदा था, उसने बताया था हमें कि P नाइक ने बताया था कि भारत में शिक्षा प्रणाली के 3 स्तंभ होते हैं।
गुणवत्ता, मात्रा और समानता। तो गुणवत्ता का अर्थ होता है हमारा क्वालिटी, मात्रा का होता है क्वांटिटी एंड समानता का मतलब होता है हमारा सिमिलरिटी। तो ये तीन चीज़ें बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं तीनों चीज़ें, ये याद रखनी हमें, पूछा जाता है एनसीएफ में, गुणवत्ता, मात्रा और समानता। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट फीचर की। सामाजिक संदर्भ के संदर्भ में हाल ही में प्रकाशित पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि सभी स्कूलों को सेक्स, धर्म, पंथ और जात के बावजूद एक मानक ढांचा प्रदान किया जाए। तो एनसीएफ न सिर्फ बच्चों की शिक्षा के बारे में ही बताता है, बल्कि स्कूलों को जो ढांचा प्रदान किया जाता है, जो भी मान लीजिए शिक्षकों की नियुक्ति, शौचालयों का निर्माण स्कूल में, भवन का निर्माण और जो हमारा मिड डे मील होता है, इन सब की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना भी एनसीएफ के अंतर्गत आता है। तो एक ये ध्यान देने वाली बात है। और किसी भी स्कूल को सेक्स, धर्म, पंथ और जाति, लिंग, धर्म, पंथ और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 के डेवलपमेंट के बारे में। ये कैसे डेवलप हुआ था, इसका विकास कैसे हुआ था। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, आपने नाम मैं समझता हूँ सुना ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। तो उनका एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति। तो ये जो एक निबंध था, इसके उद्धरण से शुरू होता है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जहाँ पे टैगोर जी हमें याद दिलाते हैं कि बचपन में जो भी हमारी खुशियाँ होती हैं, बचपन में उदार खुशी और रचनात्मक भावना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, बच्चे का खुश होना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए और वह रचनात्मक होना चाहिए। लेकिन वहीं कवि हमसे कहता है कि हालांकि एक अस्थिर वयस्क दुनिया दोनों तत्वों को विकृत कर सकती है। दोनों तत्वों को विकृत कैसे कर सकती है? मान लीजिए अगर हम टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं और बच्चा हमसे मान लीजिए कुछ भी पूछे आता है और हम उसे डांट देते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम हमसे पूछने की कोशिश नहीं करेगा और क्रिएटिविटी धीमे धीमे उसकी ख़त्म होती जाएगी, उसकी खुशी उससे छीनती चली जाएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एक अस्थिर वयस्क दुनिया जो होती है, जो हम वयस्क लोग हैं, जो शिक्षक है वो वयस्क ही होता है। वो बच्चों को अगर पढ़ाए डांटेगा, अगर उन्हें पनिशमेंट देगा तो बच्चा इतना अच्छा नहीं सीख पाता है। तो खुशी और बच्चों में रचनात्मक भावना बहुत ज़रूरी है। उसमें व्यवहारवाद इतना ज़रूरी नहीं है जितना रचनात्मक भावना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे व्यवहारवादी तो नहीं, रचनात्मक ज़रूर होते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो एक हम जो प्रोफेसर यशपाल थे, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति ने एनसीटी की स्थापना की गई थी। उन्होंने इस संचालन समिति के अध्यक्ष थे यशपाल जी, प्रोफेसर यशपाल जी। उन्होंने एनसीएफ 2005 की रूपरेखा रखी थी। बहुत सी चर्चा के बाद इसे केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में पारित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी को रोजगार देने पर जोर दिया। तो जो भी हमारी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ है हमारा, जो भी हम क्वालिटी के लिए कर सकते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर हुआ, हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं उस पर जोर दिया। शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी पर जोर दिया हमारा। तो टेक्नोलॉजी हमारा प्रौद्योगिकी का जो अर्थ है वो हमारा टेक्नोलॉजी से है। तो ये ध्यान रखना, ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। इस नीति के अंतर्गत 2 केंद्र प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई, कंप्यूटर साक्षरता और शैक्षिक प्रौद्योगिकी। तो कंप्यूटर साक्षरता और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये 2 केंद्र प्रायोजित योजनाएं इसके अंतर्गत शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एनसीएफ 4 मुद्दों को संबोधित करता है। एक तो शैक्षिक अनुभव को, शिक्षा का अनुभव, शैक्षिक अनुभव से आशय है हमारा शिक्षक के अनुभव, बच्चे की रुचियों के आधार पर उन्हें पढ़ाना। शैक्षिक उद्देश्य, बच्चा क्या सीख रहा है और क्यों सीख रहा है, ये सब। शिक्षार्थी का आकलन, कितना सीख गया बच्चा, कितना सीख रहा है,
और क्या कमियां रह गई हैं, क्या त्रुटियां हैं पढ़ाने में, शिक्षक की क्या त्रुटियां हैं, ये सब शिक्षार्थी के आकलन में आएंगी। और अनुभव का एक संगठन से आशय है हमारा, जो भी हम पहले बहुत सी चीज़ें कर चुके होंगे, उसके बाद ही हमारा एनसीएफ का डेवलपमेंट हुआ है, तो हम पहले से क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, वो सब इसमें सम्मिलित किया गया है। इन मुद्दों को ये संबोधित करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जबकि पिछले एनसीएफ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पर आधारित हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट इंग्लिश में व्यवहारवादी मनोविज्ञान को बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित थे। पहले के जो हमारे थे 1978, 1988 एंड 2000 वाले, ये तीनों जो थे हमारे व्यवहारवाद पर आधारित थे। लेकिन लेकिन जो 2005 है वो हमारा रचनात्मकता पर आधारित है। ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत लिखा है, ये थोड़ा रॉन्ग मैंने लिख दिया है। ये रचनात्मकता पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। तो रचनात्मकता पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट फीचर की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नवीनतम एससीएफ विभिन्न शिष्यों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्राचार्यों और एनसीईआरटी संकाय के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा गहन विचार विमर्श के माध्यम से उत्पन्न विचारों के भंवर के वर्तमान स्वरूप और आकार के कारण है। जो हमारा एनसीएफ 2005 है, उसमें बच्चों के, उनके अभिभावकों, शिक्षकों, प्राचार्यों और एनसीईआरटी के जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो फेमस विद्वान लोग हैं, उनके विचार विमर्श से, उनके विचारों में जो भी हमारी कमियां थी उन्हें दूर करके जो भी आकार एनसीएफ को दिया गया था, वो सब उनके विचारों को सम्मिलित करने के बाद है। तो चलिए बात करते हैं अब विभिन्न भाषा और विषयों में इसके एनसीएफ ने इनके क्या उद्देश्य बताए हैं। तो देखते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है। चलिए बात करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य एनसीएफ के अकॉर्डिंग अनुशासनात्मक मार्करों को पहचानें, ताकि विषयों के एकीकरण पर जोर देते हुए सामग्री का क्षरण न हो। तो एसएसटी में जो भी है, हमें अनुशासनात्मक मार्करों को पहचानना होगा। बच्चों को विषयों को इस तरीके से हमें पढ़ाना होगा कि उनका एकीकरण हो, ना कि हमें अलग अलग उन्हें पढ़ाना होगा। सामग्री हमारी इस प्रकार होनी चाहिए कि वो एकीकृत शिक्षा की ओर जाती हो, विषयों का एकीकरण करती हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सामाजिक रूप से वंचित जनजातियों और समूहों के मुद्दों के लिए लैंगिक समानता और संवेदनशीलता। लैंगिक समानता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हमसे पूछ लेता है। तो लैंगिक समानता से हमारा अर्थ है कि हमें बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना चाहिए बच्चों को। उनमें लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए, जाति के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए, रंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं। जो वंचित जनजातियां हैं हमारी, जो भी हमारे एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, या जो भी हमारे आरक्षित समूह के लोग हैं, उनके अगेंस्ट हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समूह में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस क्षेत्र को भी एनसीएफ ने हमारे सामाजिक विज्ञान में जोड़ा है। चलिए देखते हैं। गंभीर रूप से आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की जांच करना, जैसे कि विनाश, बाल श्रम, अशिक्षा, गरीबी और असमानता के अन्य पहलुओं की। तो इन सब के बारे में सामाजिक विज्ञान में हमें देखना चाहिए क्या मुद्दे होते हैं समाज के। बाल श्रम, अशिक्षा, गरीबी और असमानता, ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, आर्थिक और सामाजिक। तो इनके पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को समझें। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एनसीएफ ने बताया कि बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज में अपनी जिम्मेदारियां और भूमिकाओं को समझे, ना कि उनको बिगाड़ने की कोशिश करे। हमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना चाहिए।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के लोग पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हो सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग के लोगों को ही इसमें सम्मिलित किया जाए और दूसरा वर्ग अपने आप को अपेक्षित महसूस करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के लोगों को हमें संबंधित करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम माध्यमिक चरण की। यहाँ तक हम प्राइमरी लेवल पर बात कर रहे थे, तो माध्यमिक चरण में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल के तत्वों को जोड़ती है। प्राथमिक फोकस आधुनिक भारत पर होगा, इसलिए शिक्षार्थी को राष्ट्र के सामने आने वाली आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों की एक अधिक सार्थक समझ के रूप में शुरू किया जाता है। तो जो हमारा सामाजिक चुनौती होती है उनसे निपटने के लिए प्राइमरी लेवल पर और जो भी हमारा माध्यमिक चरण होता है उसमें सामाजिक विज्ञान को विभिन्न विषयों में बांट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो चलिए बात करते हैं गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे बीज गणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना। तो जैसे विभिन्न शाखाएं होती हैं हमारी, एलजेब्रा हो गया, हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सारे गणित के जो भी पार्ट हैं उनके आधार पर बच्चों को विभिन्न शाखाओं को समझना। अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणा का उपयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनना और लागू करना। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों को तर्क और सोच में अमूर्तता की कल्पना करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करना। तो एक यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि जो छात्र होते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग उनको हमें ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर करना चाहिए। उनको ऐसे ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि वो ज्ञान मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर हों। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो गणितीय प्रतिनिधित्व होते हैं हमारे, जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ, इन सब का यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा शिक्षण की। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो 3 भाषा सूत्र को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ 3 भाषा सूत्र होता क्या है। 3 भाषा सूत्र, तो 3 भाषा सूत्र से हमारा आशय है एनसीएफ में कि 3 भाषा सूत्र का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर हमारी एक मदर टंग होती है तो मदर टंग को हम डायलेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो हर इंसान की बोली हर 10-12 किलोमीटर बाद थोड़ा सा उसके एक्सेंट में चेंज आ जाता है। जो भी उसकी रोज़मर्रा की भाषा होती है वो हमारी हिंदी से थोड़ी अलग होती है। तो हमें क्षेत्रवाद का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। उनको इंग्लिश और उनको हिंदी और उनको उनकी मातृभाषा जो उनकी मदर टंग है उसमें भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जनजातीय भाषा संचार के प्राथमिक माध्यम सहित किसी की मातृभाषा बनाने पर जोर दें। तो जो भी हमारी भाषा है, जैसे मान लीजिए कोई जनजाति है उनकी अपनी भाषा होती है। आप सब पढ़ चुके होंगे ऐसी चीज़ें, बहुत सारी भाषाएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारी 22 लैंग्वेजेज हैं। तो हमें इन सारी भाषाओं पर ध्यान देना चाहिए प्राथमिक माध्यम में हमें, लेकिन उनको हिंदी अथवा अंग्रेजी को मातृभाषा बनाने पर जोर इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये हमारे आने वाले जीवन में बहुत उपयोगी हैं। लेकिन उनकी जनजाति भाषाओं को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि हम हिंदी और इंग्लिश को देते हैं। बच्चों को अंग्रेजी सहित मातृभाषा के अलावा कई भाषाओं में पारंगत होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने के महत्व पर जोर देना चाहिए। बच्चा अगर भाषा शिक्षण कर रहा है तो वह पढ़ कर जो भी बोलेगा उससे उसकी भाषा सुधरेगी। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, मैं इन 20 पॉइंटों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये 20 पॉइंट जब आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर सीटेट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या सुझाव दिए थे एनसीएफ ने।
तो सबसे पहला था शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। तो बहुत ही भारी भरकम बैग नहीं होना चाहिए, उनको कम चीज़ों में बाहरी जीवन से जोड़ के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। जैसे भी जो भी नैतिक मूल्य हैं या जो भी सामाजिक मूल्य हैं, उनको वातावरण प्रदान करना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस करता है या जो अपने विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है, उसको अच्छा विद्यार्थी मानता है। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा ना रखें। अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों से हम आकांक्षा ना रखें उतनी छोटी सी उम्र में कि वो बहुत ही पारंगत हो जाएं हर विषय में। बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण नहीं देना चाहिए। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे बात करते ही हैं। इस सृजनात्मकता का विकास होता है इससे बच्चों में। तो कक्षागत वातावरण को हमें कक्षा में शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, इस प्रकार प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पेरेंट्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। जो भी हमारे समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए, जो समुदाय है उसको भी जोड़ना चाहिए। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दें। तो हमें किसी भी बच्चे को रिकॉर्ड बनाने के, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम इसके लिए प्रयास करो, इस प्रकार तो बोलना चाहिए। आनंद और समूह में खेला जाना चाहिए, लेकिन उनको बदले की भावना से न खेला जाए और रिकॉर्ड बनाने की भावना उसको प्रश्रय न दें। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतः क्रिया का मौका देती हैं, जो सोचने का मौका देती हैं अंतःकरण में, वो बेहद ही इम्पोर्टेंट पाठ्य पुस्तकें होती हैं। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखना चाहिए। बच्चों के जो भी अनुभव होते हैं और उनकी भाषा को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। अगर आप सतत का मतलब नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थियों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि वो कितना सीखें और कितना नहीं, और क्या हम सुधार कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। जो भी हमारे एकेडमिक संसाधन होते हैं, जो भी हमारे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड हो गया, जियो बोर्ड हो गया, अबेकस हो गई, ऐसी चीज़ें जिससे शिक्षक आसानी से बच्चों को पढ़ा सके, ऐसे संसाधनों को हमें शिक्षकों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि कक्षा सुचारू रूप से चल सके। अब इसका एक सूत्र है, वो आप देख लीजिएगा। जो NCF 2005 है, वो हमारा बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, इस सूत्र पर आधारित है, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।